नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे। मैं रौनक सिंह एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करता हूँ रामानुजन क्लासेस के प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। और अभी तक 4 भाग पढ़ चुके हैं। पहला भाग संघ, दूसरा नागरिकता, तीसरा कि आपका मौलिक अधिकार, और चौथा डीपीएसपी। और उसके बाद 5वां भाग में हम लोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसके बाद महान्यायवादी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोग राष्ट्रपति के कुछ अनुच्छेद पढ़ चुके हैं और कुछ अनुच्छेद बचा हुआ है जो कि आज हम लोग उसको पूरी तरह से कवर करेंगे। और राष्ट्रपति के साथ साथ आज हम लोग उपराष्ट्रपति को भी कवर कर लेंगे पूरा। तो फिर उसमें हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले अनुच्छेद 108 बताता है कि संसद की संयुक्त बैठक, यानी कि राष्ट्रपति जो होता है यह लोकसभा और राज्यसभा को साथ में बैठा सकता है किसी भी सत्र को स्टार्ट करने के साथ साथ। ठीक है। ऐसा कोई भी मुद्दा आता है जो कि मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों की मंजूरी की आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें ये आपका जो राष्ट्रपति होता है वह संयुक्त अधिवेशन रख सकता है। जैसे कि संविधान संशोधन हुआ, तो संविधान संशोधन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बहुमत चाहिए होते हैं। तो फिर इसके लिए जो हमारा राष्ट्रपति होगा यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों को साथ में बैठा सकता है। यह उसको शक्ति अनुच्छेद 108 देता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 यह होता है कि जैसे कि कोई भी आपका विधेयक हो गया जो कि आपका संसद पारित कर दिया, तो फिर इसमें राष्ट्रपति के पास इतना वीटो पावर होता है कि राष्ट्रपति चाहे तो फिर वह विधेयक को अनुमति दे दे या फिर वह विधेयक को वह फिर से लौटा सकता है पुनर्विचार करने के लिए कि अपना जो भी आपका संसद है उसको फिर से आप इसको थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह करके इसको फिर से पारित किया जाए। तो फिर यह शक्ति अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को देता है। ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अनुच्छेद 108 और अनुच्छेद 111 समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का अध्यादेश। इसमें यह होता है कि अगर सदन में सत्र नहीं चल रहे थे, जैसे कि 3 सत्र होते हैं, ये आपका बजट सत्र होता है, शीत सत्र होता है और मानसून सत्र होते हैं। 3 सत्र होते हैं। आइए देख लेते हैं सत्र कौन कौन से होते हैं। पहला होता है शीत सत्र, उसके बाद होता है बजट सत्र, फिर तीसरा होता है मानसून सत्र। मानसून सत्र यही फिलहाल 3 सत्र चलते हैं और इन सत्रों को समाप्त राष्ट्रपति ही करता है। समाप्त कौन करता है? राष्ट्रपति। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। इसमें मूलतः यह होता है कि अगर सदन में कोई भी सत्र नहीं चल रहा है तो फिर राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को बना सकता है, लेकिन सदन में जैसे ही सत्र शुरू होंगे उसके 6 सप्ताह में ही उस विधेयक को पारित कर देना होता है। अगर वह 6 सप्ताह में विधेयक पारित नहीं होता है तो फिर वह विधेयक स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यह अनुच्छेद 123 बोलता है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। अध्यादेश में मूलतः यही होता है कि जो राष्ट्रपति होता है वह किसी भी विधेयक को बना सकता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 352 कि राष्ट्रीय आपातकाल। एक प्रकार से, अब देखिए, मूलतः 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं जो कि अभी तक एक जो राष्ट्रीय आपातकाल है अभी तक वही भारत में लगा है, जो कि 3 बार भारत में लग चुका है। और ना तो अभी एक भी बार राष्ट्रपति शासन लगा है और ना ही वित्तीय आपातकाल लगा है। तो फिर जो राष्ट्रीय आपातकाल था वह 3 बार लगा था। तो पहली बार लगा था 1962 में चीन और भारत के मध्य जब युद्ध हुआ था। तो फिर मूलतः इसमें होता क्या, पहले एक बार इसको समझ लीजिए फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल तब लगता है कि जैसे कि भारत देश में किसी भी विद्रोह का संकट होता है या फिर कोई भी एक प्रकार से सशक्त देशद्रोह होता है, मतलब हमारे देश में किसी भी प्रकार की कोई भी संकट आती है जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर होती है, तो फिर उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। तो फिर जैसे कि एक बार लगा था 1962 में चीन और भारत के मध्य जब युद्ध हुआ था तो उसमें लगा था। और राष्ट्रीय आपातकाल में यह होता है कि जो व्यक्ति के मौलिक अधिकार होते हैं, संविधान जितने भी अधिकार दिए रहते हैं नागरिकों को, वह सारे अधिकार एक प्रकार से प्रतिबंधित हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं। फिर उसके बाद 1971 में लगा था भारत और पाकिस्तान के मध्य, और एक बार और लगा था 1975 से 1977, यानी कि अभी तक का सबसे बड़ा राष्ट्रीय आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान।
और हालांकि उसमें ना तो कोई युद्ध हुआ था, उसमें मूलतः जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, वह अपनी सत्ता बचाने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लगाए थे। ठीक है, तो फिर इसमें यह हुआ था कि जो ये फखरुद्दीन अली अहमद उस समय के राष्ट्रपति थे, तो फिर राष्ट्रपति जो भी कार्य करते हैं वह प्रधानमंत्री के अनुसार ही करते हैं। तो फिर यह इंदिरा गांधी के कहने के बाद भारत देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिए थे, जिसके कारण मतलब कई लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। और उसके बाद यानी कि तमाम प्रकार की अजीबो गरीबो हरकतें हो रही थी। और जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल खत्म हुआ, फिर नया चुनाव आया, तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हार भी हो गई और मोरारजी देसाई फिर भारत के नए प्रधानमंत्री बनकर आए थे। तो इसमें मूलतः राष्ट्रीय आपातकाल यही होता है कि जब भी देश में कोई भी आंतरिक विद्रोह होता है या फिर बाहरी विद्रोह होता है, उस वक्त राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। और राष्ट्रीय आपातकाल में व्यक्तियों के मौलिक अधिकार होते हैं या फिर जो संविधान में जितने भी अधिकार दिए जाते हैं सारे के सारे प्रतिबंधित कर दिए जाते हैं। यही राष्ट्रीय आपातकाल होता है। फिर उसके बाद देखते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन एक प्रकार का ऐसा शासन होता है कि जब कभी भी मुख्यमंत्री हुए, राज्यपाल हुए, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर संविधान का ठीक तरह से पालन नहीं कर रहा है, तो फिर राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। इसमें क्या होते हैं कि सारी शक्तियां यह केंद्र के अंतर्गत चली जाती हैं, यानी कि मुख्यमंत्री की जितनी भी शक्तियां होती हैं वह सारी शक्तियां आपके राष्ट्रपति के पास चली जाएंगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को यह बात समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल यह अनुच्छेद 360 में है। तो अनुच्छेद 360 यह बोलता है कि जब भारत देश में वित्तीय परिस्थितियां आती हैं, आर्थिक दिक्कतें होती हैं, उस समय बेरोजगारी भी बढ़ जाती है, तो उस वक्त भारत सरकार वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। यह राष्ट्रपति के अंतर्गत आता है कि राष्ट्रपति के पास पावर होता है कि वह वित्तीय आपातकाल लगा सकता है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 371। अनुच्छेद 371 में राष्ट्रपति निर्वाचन संबंधित कार्य दिया गया। इसमें यह बताता है कि राष्ट्रपति निर्वाचन संबंधित विवाद में सीधा सुप्रीम कोर्ट में ही जाया जा सकता है। अगर कोई भी उसके निर्वाचन में कोई भी गड़बड़ी आती है तो फिर सीधा सुप्रीम कोर्ट में ही आप अपील कर सकते हैं और कहीं नहीं कर सकते। और उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 72। ये सजा माफी होता है, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट हुआ या फिर हाई कोर्ट हुआ, अगर किसी भी व्यक्ति को सजा सुना देते हैं तो फिर अनुच्छेद 72 के तहत जो राष्ट्रपति होता है वह उस सजा को कम कर सकता है या फिर बढ़ा सकता है या फिर उस सजा को माफ भी कर सकता है। यह अनुच्छेद 72 के अंतर्गत आता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सारी राष्ट्रपति की बात समझ में आ गई होगी कि एक राष्ट्रपति बनने के लिए आपको सबसे पहले भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है और आपकी जो आयु है वो 35 वर्ष का होना चाहिए। और जो राष्ट्रपति का जो एक पद होता है यह सबसे प्रधान पद होता है। और उसके बाद क्या बोलते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है वह हमारे सेनाओं का प्रमुख भी होता है, या नौसेना हुआ, थल सेना हुआ या वायुसेना। तो राष्ट्रपति, उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी और ये राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल भी समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति में सबसे पहला यही आता है अनुच्छेद 63। तो अनुच्छेद 63 यह बताता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति। तो इसमें यह होता है कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति की आवश्यकता है उसी प्रकार उपराष्ट्रपति का है। तो यह भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। यह यूएसए के संविधान से लिया गया। तो अनुच्छेद 63 यही बताता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 64 यह बताता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आप लोगों को बता दूं कि जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति की वजह से उनको वेतन तनख्वाह नहीं मिलता है। उपराष्ट्रपति एक प्रकार का राज्यसभा का पदेन सभापति। और उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 यह बताता है कि राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, यानी कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या फिर राष्ट्रपति एक प्रकार से बीमार वगैरह हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति के सारे कार्यभार एक उपराष्ट्रपति संभाले। यह हमारा अनुच्छेद 65 के अंतर्गत आता है। जब हम लोग राष्ट्रपति की बातें पढ़ रहे थे तो उसी टाइम हम लोग देखे थे कि राष्ट्रपति कभी भी अपना त्याग पत्र है वह उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति जो होता है वह राष्ट्रपति को देता है। तो हम लोग राष्ट्रपति के दौरान ही इस बात का जिक्र कर चुके। तो अनुच्छेद 65 यही बताता है कि राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाता है या फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई समस्याएं आती हैं या फिर
राष्ट्रपति का चुनाव होने को रहता है, तो उस टाइम अगर राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति का सारा कार्यभार जो रहेगा वह हमारा उपराष्ट्रपति संभाल। फिर उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 यह बताता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो जिस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन था कि अनुपातिक मत प्रतिनिधित्व प्रणाली होता है, सेम उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति में भी अनुपातिक मत प्रतिनिधित्व प्रणाली होता है। एक प्रकार से अनुपात के रूप के अनुपातिक दृष्टि से होता है। और उपराष्ट्रपति में एक चीज और होता है, इसमें गुप्त मतदान होता है। और उसके बाद उपराष्ट्रपति में भी सेम वही कंडीशन की 35 साल का एज होना चाहिए और वह भारत का नागरिक हो। और उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 ये बताता है उपराष्ट्रपति की पद अवधि। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से राष्ट्रपति का पद अवधि था, उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति की भी पद अवधि होता है। और यह अनुच्छेद 67 में बताता है कि उपराष्ट्रपति का भी पद अवधि 5 साल तक का होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इतनी सारी बातें समझ में आ गई होगी। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। और उपराष्ट्रपति जो ये हालांकि 5 साल का पद अवधि है, और उसके बाद इसमें यह भी केस होता है कि उपराष्ट्रपति अपने पद अवधि से पहले भी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकते। और उसके बाद आता है अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 68 यह बताता है कि उपराष्ट्रपति के पद अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही चुनाव कर लेना चाहिए। जैसे कि होता है कि प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ या मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ, तो उन लोग का ऐसा होता है कि उन लोग का जब 5 वर्ष पूर्ण हो जाता है फिर उसके बाद चुनाव होता है। लेकिन ऐसा उपराष्ट्रपति में नहीं होता है। उपराष्ट्रपति में इनका कार्यकाल खत्म होने की पूर्व ही चुनाव कर लिया जाता है। तो यह बताता है अनुच्छेद 68। फिर उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ के बारे में बताता है कि जो उपराष्ट्रपति होता है उसको राष्ट्रपति शपथ दिलवाते। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। और उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 यही बोलता है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद। यानी कि सेम उसी प्रकार से है कि अनुच्छेद 71 यह बताता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई भी गड़बड़ी आती है, फिर कोई भी विवाद आता है, तो फिर सीधा सुप्रीम कोर्ट में ही याचिका दायर हो सकती है। ठीक उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति में भी अनुच्छेद 71 यही बताता है कि उपराष्ट्रपति में अगर कोई भी उनके निर्वाचन संबंधित विवाद आते हैं तो फिर सीधा सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है। तो फिर मूलतः यह हमारा राष्ट्रपति का सारा अनुच्छेद था, यह उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद था। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और उसके बाद हम लोग अब जो अगली वीडियो बनाएंगे उसमें प्रधानमंत्री और महान्यायवादी के बारे में रहेगा। तो फिर यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में था। और हालांकि सारा सेशन यही है और आप लोग से यही एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग इसी प्रकार से अपना समय और अपना मोटिवेशन बनाए रखिए। और एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि एक प्रकार से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।